देखिए, मैं मीडिया वालों को आपको भी एक बात बावर करवाना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जब कोई टीचर को टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ करके दिखाया जाता है कि देखो जी टीचर जो है सस्पेंड या उसको टर्मिनेट कर दिया गया। ऐसा नहीं है। आप जब मैं आपके माध्यम से मीडिया वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब वो आप उसकी जो बैकग्राउंड है कम से कम उसमें भी जाया कीजिए, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने खाली नौकरियाँ ली है। एक बंदा 19 साल से नौकरी नहीं जाता है तो उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे तो उसको क्या हार पहनाएंगे क्या? हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये इतना बड़ी ब्रेकिंग आ रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सरकार पहले भी स्टेप ऐसे लेती थी। आज तो ये इस तरीके से हमारी यहाँ की सरकार को पेश किया जा रहा है कि जैसे ये बिल्कुल खाने के आई हुई है। ये गलत बात है। सरकार कभी जो चीज़ें आज हो रही है ये तो ऑलरेडी है, ठीक है, नहीं हो रही थी पहले या कोई चीज़ इम्प्लीमेंट देर सवेर होती थी, लेकिन आज ये जो सरकार कर रही है इसको ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जो है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। सरकार जो कदम उठा रही है उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो नौकरी तो ज्वाइन हुए लेकिन 20 साल से ड्यूटी नहीं की। आपने सर आज ज्वाइन कर दिया नौकरी और आप ड्यूटी नहीं जा रहे, तो सरकार के खजाने पे या सरकार की नौकरी को आप पोस्ट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो गलत बात है। उसे हम कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं गुलज़ुबैर डैंग साहब, नो प्रूफ के स्टेट अध्यक्ष हैं, और राजेश कुमार साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे गुलज़ुबैर भाई, जिस तरह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अब खुल रही हैं तो कैसे देखते हैं, क्या वो रिकवर हो पाएगा? बच्चों का जो नुकसान हुआ है, ऑनलाइन जो पढ़ाई करवाई गई थी, हालांकि टीचर्स ने काफ़ी मेहनत भी की, लेकिन क्या वो रिकवर हो पाएगा? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने कीमती समय दिया हमें। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों से जम्मू कश्मीर में कोविड का बड़ा असर रहा और जिसका ज़्यादातर असर बराह रास्त स्कूली बच्चों पे पड़ा, जैसे आपने पहले कहा, और इस विषय पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे बच्चे तालीम से बहुत मुतासिर हुए हैं। जिस तरीके से गवर्नर साहब, हमारे एलजी साहब ने भी कल कहा, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ एलजी साहब को, जिन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया है कि स्कूलों को खोला जाए। और हम चाहते हैं कि जो बच्चों की भरपाई हुई है, पढ़ाई के जो नुकसानात हुए हैं, इसकी भरपाई की जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से बच्चों को स्कूलों में जाके आमने सामने इंटरेक्ट करने का मौका मिलता था उस्तादों से, तो वो जो है ऑनलाइन में बहुत ही कमी रही। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त जो ज़्यादातर बच्चे जो है वो देहातों में रहते हैं और उनके पेरेंट्स बहुत ही गरीब हैं और जो मोबाइल का खासकर एफ़र्ट्स नहीं कर सकते, तो उस वजह से बहुत कारण रहा। जब हम स्कूलों में तालीम देते थे तो हमें बहुत ही कम जो है बच्चों के पास मोबाइल वगैरह देखने को मिलते थे और बहुत ही प्रॉब्लम आती थी बच्चों को घर से तालीम देने के लिए। तो हम कोशिश करते थे कि नोट्स के ज़रिए से या किसी और तरीके से बच्चों तक पहुँचे, लेकिन इतना ख़ास रिस्पांस नहीं मिलता था। और आप जिस तरीके से आपने कहा कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों ने जो है स्कूल का जब से सुना है कि हमारे ऑनरेबल एक्सलेंसी एलजी साहब ने जो ये ऐलान किया है, तो इसको हम बहुत ही खुशआइंद मानते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे टीचर्स साहिबान हैं स्कूलों में, वो पहले ही स्कूलों में जाते थे क्योंकि वो लगातार ही स्कूलों में जा रहे थे, वो ड्यूटी से तो कहीं पे भी उनकी छूट नहीं थी। वो कंटिन्यू या तो स्कूलों से बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई के बारे जो थी उसको भी कर रहे थे, और साथ में सर्विलेंस जो आप देखते कोविड का कितना बड़ा जो ज़ोर रहा जम्मू कश्मीर में, और सारे का सारा काम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस के साथ जो असेंशियल ड्यूटीज़ थी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के मैक्सिमम टीचर्स ने निभाई। चाहे वो हमारे लखनपुर से देख लीजिए, आप कहीं के भी आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग आज भी जो है वो टीचर्स कर रहे हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से जो कोविड का जो अभी कमी आ रही है और बच्चों को तालीम देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसमें हमें कुछ भी करना पड़े। आप देखेंगे कि हमारे जहाँ भी स्कूल, जहाँ भी हम ड्यूटी करते हैं, तो हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हम स्कूली बच्चों के साथ चाहे हम कोई भी डिमांड करें अपने हक़ के लिए, लेकिन स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ कोई भी कोताही हम नहीं बरतते हैं। जी, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे टीचर्स के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स हमारे, तो मैसेज मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले ही कि वो ऑलरेडी ही बहुत सारी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। मान के चले कि मैंने पहले ही कहा कि जिस तरीके से सरकार को जहाँ भी ज़रूरत लगती है तो टीचर हमारे जो है इस वक्त मैक्सिमम जो है हर दफ्तरों में आपको टीचर मिलेंगे। चाहे कोई भी काम आप इलेक्शन से ले लीजिए, सेंसिस, BLOs,
यानी कोई भी काम आएगा तो वो सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स करते हैं। और आज भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि टीचर्स के लिए हम मैसेज क्या दें। हमें पता है कि टीचर्स इस वक्त मैक्सिमम 99% टीचर्स जो है वो डेडिकेशन से काम करते हैं, बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। क्योंकि जब आप देखेंगे कि जब सरकार उनसे काम लेती है, हमारे मैंने पहले ही कहा कि जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ है, और उसके साथ साथ में वो स्कूलों आज जो है जो इस वक्त भी आप देखेंगे 100 डेज़ का जो 100 डेज़ का इस वक्त एजुकेशन घरों से है, पढ़ो भारत के तहत वो चल रहा है, वो उसमें भी हमारे टीचर जो है बराबर हर रोज़ क्लास लेते हैं। और हमें अब उम्मीद है कि स्कूल खुलेंगे। और टीचरों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर मैक्सिमम जो हैं इस वक्त बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं, और आगे भी उन्हें जो बच्चों का नुकसान हुआ है उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो डेडिकेशन से पढ़ाएँ स्कूल में बच्चों को, और मेहनत से पढ़ाएँ। जिस तरह हमारे LG साहब ने परसों मैसेज दिया कि वो जितने भी हमारे उस्ताद हैं उन तक उनने मैसेज रखा है कि वो जो बच्चों के नुकसान को हम भी मैं अपनी ओर से ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ डिपार्टमेंट को भी और हमारे जो LG साहब है कि हम पूरा जितना वो एक्सपेक्टेशन हमसे रखते हैं उससे डबल देंगे। और सिर्फ हम यही दुआ करते हैं कि स्कूल जो है वो खुले रहें, और सब आगे से जो दोबारा जैसे पहले भी स्कूल खोले फिर से कोविड का जो सिलसिला है। और ख़ासकर मैं ये भी कहना चाहता हूँ टीचर्स से भी और सभी जो बच्चे हैं, चाहे वो कॉलेजेस में हैं चाहे यूनिवर्सिटीज़ में, वो SOPs का ख़ास ध्यान रखें फिर से, क्योंकि जो कोविड का अभी जो सिलसिला थमा नहीं है, अभी वो वैसे के वैसा ही है। अगर वो सब चीज़ें जो SOPs को भी साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन टीचर्स का जो काम है बच्चों को पढ़ाना, उसमें उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बहुत सारी इस वक्त सरकार जो है फ़ायदे दे रही है, चाहे वो मिड डे मील का है, यूनिफॉर्म का। आप देखेंगे अरफात साहब अभी भी बच्चों को जो है 2-4 साल से स्कूल नहीं खुले, लेकिन उनको बराबर पैसा सरकार की तरफ से मिड डे मील का उनके अकाउंटों में हमने स्कूलों के माध्यम से डाला है। यूनिफॉर्म जो है 2 साल की मतलब जो पैसा बनता था वो बराबर उनके अकाउंटों में गया। यानी सरकार की तरफ से हकीकत भी ये बात है कि कहीं से कोई कमी नहीं है। ये तो फिर मतलब यही टीचर्स की ही जिम्मेदारी है कि आपकी जो पढ़ाई का मामला है, जो जहाँ तक बाकी चीज़ें हैं अन्य चीज़ें वो तो मिल रही हैं, लेकिन जो पढ़ाई का उसको कैसे कवर किया जा सकता है, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो पूरे बच्चों को, समाज को, हर किसी को आगे लेकर जा सकती है। जिसमें हमारा स्टेट हो, हमारा देश हो, वो बदल सकता है, वो तालीम है। तालीम के सिवा तो हम कर ही नहीं सकते कुछ। और जिस तरीके से अभी सरकार भी ट्रेनिंग्स वगैरह टीचर्स को तरह तरह की दे रही है, और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सरकार की तरफ से मिल रही है, और उनसे फ़ायदा लेने की बड़ी ज़रूरत है। जी गुरजुबर साहब, पिछले दिनों एक काफ़ी गुस्सा और रोष देखने को मिला था, खासकर टीचर्स कम्युनिटी में, जिस तरह से टर्मिनेट कर दिया गया कुछ टीचर्स को कश्मीर में, उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। कैसे देखते हैं इस सब को? देखिए, मैं मीडिया वालों को आपको भी एक बात बावर करवाना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जब कोई टीचर को टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ करके दिखाया जाता है कि देखो जी टीचर जो है सस्पेंड या उसको टर्मिनेट कर दिया गया। ऐसा नहीं है। आप जब मैं आपके माध्यम से मीडिया वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब वो आप उसकी जो बैकग्राउंड है कम से कम उसमें भी जाया कीजिए, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने खाली नौकरियाँ ली हैं। एक बंदा 19 साल से नौकरी नहीं जाता है तो उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे तो उसको क्या हार पहनाएंगे क्या? हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये इतना बड़ी ब्रेकिंग आ रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सरकार पहले भी स्टेप ऐसे लेती थी। आज तो ये इस तरीके से हमारी यहाँ की सरकार को पेश किया जा रहा है कि जैसे ये बिल्कुल खाने के लिए आई हुई है। ये गलत बात है। सरकार कभी जो चीज़ें आज हो रही है ये तो ऑलरेडी है, ठीक है, नहीं हो रही थी पहले या कोई चीज़ इम्प्लीमेंट देर सवेर होती थी, लेकिन आज ये जो सरकार कर रही है इसको ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जो है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। सरकार जो कदम उठा रही है उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो नौकरी तो ज्वाइन हुए लेकिन 20 साल से ड्यूटी नहीं की है। आपने सर आज ज्वाइन कर दिया सरकार नौकरी और आप ड्यूटी नहीं जा रहे, तो सरकार के खजाने पे या सरकार की नौकरी को आप पोस्ट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो गलत बात है। उसे हम कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। जो भी लोग टर्मिनेट हुए हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई ऑर्डर सर आपने ऐसा देखा कि जो 1-2-4 दिन एब्सेंट रहा हो तो उसको टर्मिनेट किया हुआ आपने देखा होगा। हम उस चीज़ का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चाहे जो आदमी एंटी नेशनल कोई एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व रहा हो, देश के किसी चीज़ में जो इन्वॉल्व होकर अगर उसको नौकरी से निकालते कैसे बचाएंगे आप उसको? हम उसके ऊपर क्या टिप्पणी दे सकते हैं बताओ? हम तो कोई टिप्पणी नहीं देंगे। हम तो कहेंगे कि सरकार ने का जो उस मामले में फ़ैसला होगा उस पर तो हम बिल्कुल उसके साथ हैं। हाँ, अगर किसी के साथ
मतलब दूसरी चीज़ पे अगर किसके साथ कोई ज़्यादती होती है, अगर कोई किसी को हरास किया जाता है किसी और प्रकार से, तो उसके साथ हम बराबर जो है साथ में। लेकिन मैं आपकी बात को यहीं इतना ही जवाब देना चाहूँगा कि जो आदमी 18 साल से नौकरी पे नहीं है, 17 साल से नौकरी पे नहीं है, 15 साल पे नौकरी पे नहीं है, खाली और खाली समाज में ये चीज़ हो जाती है कि मीडिया के माध्यम से भी उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के मसाला लगा के जब वो बिग ब्रेकिंग करके दिखाया जाता है, तो जो टीचर की छवि है समाज में वो ख़राब होती है। हम कहते हैं कि हमारा बंदा नौकरी कर रहा है और हमें पूरा नॉलेज है कि हमारे एम्प्लॉयज़ डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। ये जितने भी टीचर्स टर्मिनेट किए गए थे, क्या ये सभी मतलब अपनी जॉब्स पे नहीं गए थे कभी? तो बिल्कुल आप ऑर्डर को पढ़िए। अभी तो जेएडी का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर ऑर्डर्स हैं, आप उसमें जाकर देखिए कि कोई आदमी 15 साल से नहीं गया, कोई 2015 से नहीं गया, कोई 14 से नहीं गया, कोई 2013 से नहीं गया, कोई 6 से नहीं गया। तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है कि हमें कि ले रहे थे। अब वो तो डिपार्टमेंट को पता होगा ना। देखिए इतना बड़ा जो प्रोसीड करने में क्यों समय लगा, देखिए ना, डिपार्टमेंट के पास भी तो कुछ है कि अगर आप वो नोटिस निकाल देते हैं उनको कि भाई अगर कोई आदमी जॉब पे नहीं आता है 1 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, कोई इसका भी तो रूल्स है, मतलब सर्विस कंडक्ट रूल जो भी है, सर्विस रूल जो है वो बताता है क्लियर। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले कह दिया कि जो ब्रेकिंग बनाई जाती है टीचर की, एक उससे वैल्यू समाज में डाउन होती है। तो उसके पीछे की वजहें क्या है वो भी बतानी चाहिए। हाँ, मैं आपकी माध्यम से क्यों निकाला जा रहा है। अगर वो मतलब इतना बड़ा ब्रेकिंग बता जाए, जो उसका नीचे जो उसका पढ़ता ही नहीं है ऑर्डर को, वो बताना चाहिए उसका कैप्शन में, कम से कम वो चीज़ होनी चाहिए कि ये 15 साल से ड्यूटी नहीं आया। तो इस तरीके से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉय है उनको डेडिकेशन से काम करना चाहिए। और जो इस तरीके के जो भी ऑर्डर होते हैं जिसमें अगर एक एम्प्लॉय के साथ अगर ज़्यादती नहीं हुई है, वो किसी एब्सेंटी में इन्वॉल्व रहा है, लॉन्ग टर्म एब्सेंटी में, या देश के किसी एंटी मतलब नेशनल उसमें रहा हो, उसके साथ तो हमारा कोई ऐसा, चाहे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हो या किसी भी, कोई भी मुझे नहीं लगता लीडर उसको सपोर्ट करेगा। जी राज जी, आपसे जानना चाहेंगे एनपीएस कैसे वापस आ सकता है? अब सरकार ने ही इसको जो है लागू किया है, तो क्या मुख्य मांगे हैं आपकी इसमें और क्या नुकसानात हैं एम्प्लॉयज़ में? सबसे पहले मैं न्यूज़ शहर इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का एक ब्रिज का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये एनपीएस है, ये न्यू पेंशन स्कीम 2010 में जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुई थी। तो जब ये इम्प्लीमेंट हुई थी तो लोग एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस में बिना लिए गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट किया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये 2004 में सेंटर में इम्प्लीमेंट किया। और जम्मू कश्मीर में 2000 उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, एनसी पार्टी की, उन्होंने जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। देखिए जो एनपीएस स्कीम है ये टोटली ओल्ड पेंशन स्कीम से टोटली डिफरेंट है। जैसे आज की डेट में हम जानते हैं कि ओल्ड पेंशन में लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयज़ को मिलता है। वहीं आज की डेट में देखा जाए तो एनपीएस में जो कर्मी रिटायर हो रहे हैं, उसमें सीधी सी बात है कि जो भी हमारा पैसा जहाँ हमारी सैलरी से डिडक्ट होता है वो एक शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। और वो जब रिटायरमेंट के समय जो इकट्ठा पैसा होता है उसका 60% वो हमें टोटल अमाउंट दिया जाता है, 40% वो अपने पास कैप्ट कर लेते हैं। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट से वो हमें पेंशन दी जाती है। आज की डेट में जो लोग रिटायर हुए हैं, मेरे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में 2-3 एम्प्लॉयज़ रिटायर हुए, उनको 975-945 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है। अगर आज और किन पोस्टों से रिटायर हुए? कोई क्लैरिकल पोस्ट से हैं, कोई 4th क्लास से पोस्ट हैं। मगर अगर ओल्ड पेंशन में देखा जाए, जो रिटायरीज़ रिटायर हो रहे हैं उनकी मिनिमम सैलरी भी 15-20 हज़ार से ऊपर है। और वहीं अगर उनके कंपैरिजन में इनको देखा जाए 975-945 रुपये बहुत कम है। आज की डेट में देखा जाए जहाँ पे एक गैस सिलेंडर 1000 रुपये के आसपास भरा जाता है, वो उस एक 975 या 945 में गैस सिलेंडर भराएगा जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा मैं आपका ध्यान एक तरफ और खींचना चाहूँगा। देखिए ओल्ड पेंशन में ये भी प्रोविज़न होता था कि अगर इंसान को कुछ हो जाता है तो उसके बाद क्या होता था कि उसकी वाइफ को, उसकी फैमिली को, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते थे, उनको फैमिली पेंशन लग जाती थी। बट इसमें वो प्रोविज़न नहीं है। जब इन केस अगर जो रिटायरी है उसको कुछ हो जाता है तो क्या होगा, जो 40% अमाउंट होगा वो उसकी फैमिली को दे दिया जाएगा, उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये भी डिमेरिट है। इसके अलावा हम और भी बड़ी सारी इसमें चीज़ें हैं। जैसे देखो ओल्ड पेंशन में कम्यूटेशन का एक अमाउंट मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। अगर कोई एम्प्लॉइज़ का एनपीएस का में जो टोटल कंट्रीब्यूशन 5 लाख से कम है
तो उसको पेंशन मिलेगी ही नहीं। उसको वो 5 लाख रुपया, जो 5 लाख रुपए से जितना भी कम अमाउंट है वो पूरा का पूरा दे दिया जाएगा और उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये बड़े सारे ड्रॉबैक्स हैं जो एनपीएस में है। तो हम इसीलिए आपके माध्यम से ये एलजी साहब, जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे जो गुहार करना चाहते हैं कि वो इस मुद्दे पे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लें और ये हमारी सेंटर तक बात पहुंचाएं और इसको ओल्ड पेंशन को बहाल करने में पूरी कोशिश करें, ताकि जो जम्मू कश्मीर के एनपीएस एम्प्लॉइज़ हैं उनको फ़ायदा पहुँचे इस चीज़ का। मुज़फ़्फ़र जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्या इस काबिल हो चुके हैं कि दबाव बना पाएँ सरकार पे कि ये जो एनपीएस स्कीम लाई गई है ये एम्प्लॉइज़ के हित में नहीं है और इसको ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है लागू किया जाए? देखिए, हमने पहले भी आपकी माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाई है कि हम सरकार के हर फैसले का खैर मकदम करते हैं, लेकिन हमने पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि जो एक एम्प्लॉय होता है वो सरकार की रीढ़ की हड्डी की मानद रखता है। क्योंकि सरकार कौन होता है? सरकार तो एम्प्लॉय है ना। चाहे छोटे से आप क्लास 4 से ले लीजिए, हमारे चीफ सेक्रेटरी तक हमारे एम्प्लॉय होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो हम तो सरकार, तो अगर आपने देखा कई बार जो सरकार चलाते हैं तो वो तो वही चलाता है कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब हो या हमारा किसी स्टेट का हो या यूटी का हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी दबाव आप बात कर रहे हैं, हम दबाव नहीं बनाना चाहते। हम तो सरकार से एक फ्रेंडली माहौल में चाहते हैं कि वो हमारी समस्या का समाधान करे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इस वक्त बहुत सारी स्टेटें हैं जहाँ पे इलेक्शन इस वक्त ज़ोरों पे है और एक नेशनल मुद्दा बन चुका है। आज भी आप देखें कि एक जो संविधान है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारी पार्लियामेंट क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ से हमारे लॉ पास होते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन में रोज़ हमारे जो एमपी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिन्होंने भारत के आइन के जो है कसम खाई होती है, तो वो आज अपने उस पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ एक पवित्र स्थान है, तो वहाँ से वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि ये जो एम्प्लॉइज़ इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में पुरानी पेंशन की बहाली की बात कर रहे हैं, तो हर स्टेट में आप देखेंगे कि डिमांड चल रही है। जो भी पार्टीज़ इलेक्शन लड़ने जा रही है या कोई भी, वो मैनिफेस्टो तक पहुँच चुका है कि वो पेंशन, पुरानी पेंशन की बात करते हैं। तो आप जहाँ तक दबाव की बात कर रहे हैं, तो हमारा तो यही दबाव है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर रोज़ आप देखेंगे कि पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात हो रही है। तो यही हमारी एक जीत है। हम समझते हैं कि इससे बड़ा दबाव तो है नहीं, क्योंकि सरकार के हम मुलाजिम हैं, एम्प्लॉइज़ हैं। अगर उन्होंने पुराना पेंशन हमें से उठाया है तो हमें पूरी उम्मीद है कि, तो हम जब आप दबाव की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि यही एक दबाव है इस वक्त जो हमारा पार्लियामेंट के अंदर पूरी तरीके से आप देखेंगे कि हर रोज़ जो है ये क्वेश्चन उठते हैं इसके पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए। तो यही हमारा एक जीत है। अभी हम समझते हैं कि जो इस वक्त तक हमारा 1, 2 साल, 3 साल जो हमारा एक संघर्ष रहा, इस संघर्ष में हमने ये पाया कि आज जो चीज़ कहीं पर नहीं थी, जिसकी कोई बात नहीं करता था, आज हर स्टेट में, हर घर में, हर एम्प्लॉइज़ के पास पुरानी पेंशन की बात होती है। तो ये हमारी एक जीत है। हम तो इसको एक जीत मानेंगे। तो इसलिए मैं भी आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से, सरकार से और अपने तमाम एनपीएस एम्प्लॉइज़ से कि जितने भी हमारे इस वक्त एनपीएस एम्प्लॉइज़ हैं, वो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या समाज के लोग हो, पहले भी बोला है हमने और आज भी बोलते हैं कि पुराना पेंशन की इसलिए हम डिमांड करते हैं क्योंकि हमारा जब कोई भी हमारा एम्प्लॉई कर्मी जब किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे बड़ी बात है कि उसके घर में फैमिली पेंशन नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा दर्द की बात है। अगर आप बार बार हम इसी बात को करें तो अच्छा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर सरकार सोचे कि पुरानी पेंशन की डिमांड क्यों हो रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या पूरा हिंदुस्तान की बात हम करते हैं। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है सरकार से कि जो हमारे इश्यूज़ हैं वो इसके ऊपर ज़रूर आएंगे देर सवेर करके। और क्योंकि अब जो सरकार होती है वो एक फैमिली हेड जैसे घर में होता है, तो इसी तरह के एम्प्लॉइज़ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर वो हमसे काम करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एम्प्लॉइज़ ज़्यादा से ज़्यादा दें, तो एम्प्लॉइज़ भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उम्मीद रखते हैं सरकार से कि वो मुलाजमों के हित में भी अच्छे से कोई जो अच्छे ऑर्डर्स हैं, यानी कि जो उनके फ़ायदे के लिए, उनकी फैमिली के फ़ायदे के लिए। हम कोई सरकार में नौकरी करते हैं तो अपने लिए तो चलो कोई भी कर लेता है, लेकिन हर आदमी अपने फ्यूचर्स, अपनी फैमिली को देख के ही काम करता है। जब हमारी फैमिली सिक्योर नहीं है तो बताइए कि हमारा जॉब करने का क्या फ़ायदा है। तो यही एक मीडियम है हमारा कि आपके माध्यम से हम आवाज़ लगाते हैं हर रोज़। कभी न कभी जब हमें मौका मिलता है तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के सरकार से गुहार लगाते हैं कि ये हमारी डिमांड्स है। ये तो हम अगर अपनी सरकार से कोई बात करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार उसको हमदर्दी से लेके
यानी हमदर्दी करते हुए उस पर गौर फरमाएगी और हमारी पुरानी पेंशन को ज़रूर बहाल करेगी। उसके साथ में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी इशूज़ है, सरकार को चाहिए कि मुलाजिम जो है, मैंने पहले कहा कि वो उनकी रीढ़ की हड्डी है और उनके जो भी समस्याएं, हमारे टीचर्स भी है या हमारे अन्य एम्प्लॉयज़ है जिनके काफ़ी इशूज़ है। जब से यूटी बनी है तो बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं सरकार ने हमें, लेकिन कुछ चीज़ें अभी नहीं हो पाई है जैसे बाकी जगहों पे हैं। तो हमें ये भी उम्मीद है कि वो सरकार हमारे तमाम मसलों को, जिस तरह के बाकी यूटीज़ में एक जो फ़ायदे दिए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे भी मिले और हमें भी लगे यकसा सा कि हमें उससे, जब से स्टेट ख़त्म हुई है, यूटी आई है, तो हमें भी उस तरीके से फ़ायदे मिल रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप देखेंगे कि फ़ीमेल टीचर्स हैं। मैं आप तक ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि मेल टीचर हैं, हमारे फीमेल टीचर्स हैं जो दूर दराज इलाकों में ड्यूटी लगे हैं, जिनकी शादियाँ हो गई है, ख़ासकर जिनकी मैरिज किसी की, आप मान लीजिए कि उधमपुर से रियासी हुई है, रियासी से रामबन हुई है, रामबन से श्रीनगर हुई है, तो कम से कम जो हमारे मैक्सिमम बहुत सारे टीचर्स हैं इस वक्त, मुझे लगता है कि कम से कम 10,000 टीचर ऐसे होंगे हमारे जो इधर उधर हैं। अगर सरकार के पास ट्रांसफ़र पॉलिसी है तो वो कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैरिज ग्राउंड्स पे उन लोगों की फ़ीमेल्स की ट्रांसफ़र को कम से कम इम्प्लीमेंट करे, ताकि वो अच्छे से अपनी जो तालीम है, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है डिपार्टमेंट के अंदर जो हम समझते हैं, तो वो अच्छे से अपनी नौकरी सर अंजाम दे देंगी, ताकि हमारे स्कूल अच्छे से चल पाएंगे और बच्चे जो हमारे स्कूलों में दूर दराजों में हैं उनको अच्छे से एजुकेशन मिल जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि कुछ हमारे मेल टीचर्स भी हैं, मेल एम्प्लॉयज़ भी हैं, जिनको काफ़ी जो है दूर दूर में लगे हैं और उनकी ट्रांसफ़र का जो मसला रहता है हमेशा, तो कम से कम जो तब्दीली है वो तो आपको पता है कि कुदरत का कानून है, तब्दीली तो ये होनी चाहिए। जिस तरह सभी लोगों की ट्रांसफ़रें हो रही हैं, हमारे रहबर तालीम के बीच में आपने देखा कि बहुत सारे टीचर जो 20-25 साल से एक ही जगह है, तो कम से कम जो क्वालिफाइड टीचर थे छोटे स्कूलों में लगे हैं, अगर उनका फ़ायदा ट्रांसफ़र हो जाए, वो अच्छे से स्कूलों में जाएंगे, हाई सेकेंडरी में जाएंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर है, कोई केमिस्ट्री में किसी ने MSc की या किसी मैथमेटिक्स में किया, तो वो बहुत सारे फ़ायदे दे सकते हैं उन जगहों पर जाके। तो कम से कम काफ़ी चेंजिंग की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं सरकार से। हम सरकार से यही आपके माध्यम से फिर से अपील करेंगे कि एम्प्लॉयज़ के जितने भी इश्यूज़ हैं जो हमने आपसे डिस्कस किए, हमें उम्मीद है कि वो आप एक हमदर्दाना गौर करके संपत्ति लेके उन सारे मसलों को हल करेंगे। और जहाँ तक पेंशन का सवाल रहा, ये हम ऑनरेबल LG एक्सलेंसी गवर्नर जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, मनोज सिन्हा साहब, इनसे भी, और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, आपको पता है मैंने पहले भी कहा कि वो बड़े बड़े फैसले लेने में बड़े ही क्षमता रखते हैं। और पूरी सरकार और पूरे एम्प्लॉयज़ हमारे जो इस वक्त जम्मू हिंदुस्तान में, हमें पूरा विश्वास है कि मोदी साहब के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके दिमाग में जैसे ही ये बात जाएगी, उन तक पहुंचेगी, तो वो गंभीरता से लेते हुए इसको ज़रूर हल करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ स्टेट अध्यक्ष नवप्रूफ के गुलज़ुबैर डैंग साहब और राजेश कुमार शर्मा साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फजल मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।